नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। आत्मनिर्भर भारत में आपका स्वागत है। आत्मनिर्भरता के अवसर और नई कृषि तकनीक के साथ जुड़ी ग्रामीण विकास से जितनी भी संबंधित जानकारियां हैं, उन सब के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और आपको बताते हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। ऑक्सीजन लाने के लिए पहली ट्रेन मुंबई क्षेत्र से विशाखापट्टनम के लिए रवाना। कोविड-19 से निपटने के लिए रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी की। जल जीवन मिशन के तहत 2022 तक पंजाब हर घर जल राज्य बनेगा। पहली बार बिना किसी देरी के पंजाब के किसानों ने रबी की फसल की कटाई के बाद सीधे अपने बैंक खातों में भुगतान प्राप्त किया। रबी विपणन सत्र 2021-22 में एमएसपी पर खरीदारी जोरों पर है। मिशन एक राष्ट्र एक एमएसपी एक डीबीटी जोरों पर है। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से निपटने के लिए देश के जाने माने डॉक्टरों के साथ चर्चा की, हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से निपटने के लिए जाने माने डॉक्टरों से ये आग्रह किया है कि वो परामर्श, प्रशिक्षण और साथ ही साथ ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए उन इलाकों में तत्पर रहें जहां पर स्वास्थ्य को लेकर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आइए अब समाचार देखते हैं विस्तार से। रेलवे ने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी की है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के तहत भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी की है। मुंबई डिवीजन ने रातों रात 24 घंटे के भीतर कलंबोली माल यार्ड पर फ्लैट वैगनों से टैंकरों की लोडिंग व अनलोडिंग की सुविधा के लिए एक रैंप तैयार किया है। 7 खाली टैंकरों के साथ रोरो सेवा विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के लिए कलंबोली माल यार्ड से रात 8:05 पर रवाना हुई। ये ट्रेन वसई रोड, जलगांव, नागपुर, रायपुर जंक्शन से होकर पूर्व तट रेलवे क्षेत्र में विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र जाएगी, जहां तरल मेडिकल ऑक्सीजन लोड किया जाएगा। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी रेलवे ने आवश्यक वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था और आपूर्ति श्रृंखला को बरकरार रखा था और आपात स्थिति में भी देश सेवा करना जारी रखा। ये गौर करने वाली बात है कि ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए विभिन्न राज्यों के अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने तरल ऑक्सीजन के परिवहन की संभावनाएं तलाशी और ट्रायल रन शुरू किया। इस साल सार्वजनिक खरीद के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा गया है। पंजाब के किसान रबी की फसल की कटाई के बाद भुगतान सीधा अपने खातों में प्राप्त कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। पहली बार पंजाब के किसानों ने अपनी रबी फसलों की बिक्री के लिए सीधे अपने बैंक खातों में भुगतान प्राप्त करना शुरू कर दिया है। पिछले एक हफ्ते में लगभग 202 करोड़ 69 लाख रुपए पंजाब के किसानों के खाते में पहले ही स्थानांतरित हो गए। मौजूदा रबी विपणन सत्र 2021-22 में भारत सरकार मौजूदा मूल्य समर्थन योजना के अनुसार किसानों से रबी फसलों की एमएसपी पर खरीद करना जारी रखे हुए है। भारत सरकार की योजना एमएसपी पर मौजूदा आरएमएस में केंद्रीय पुल के लिए 427 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। 18 अप्रैल 2021 तक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 5,23,000 मीट्रिक टन के मुकाबले 121,07,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है। 18 अप्रैल 2021 तक कुल 121,07,000 मीट्रिक टन की खरीद में सबसे बड़ा योगदान हरियाणा 44,08,000 मीट्रिक टन, पंजाब 41,08,000 मीट्रिक टन और मध्य प्रदेश 28,05,000 मीट्रिक टन का है। इस साल सार्वजनिक खरीद के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसके तहत हरियाणा और पंजाब से एमएसपी के अप्रत्यक्ष भुगतान के तरीके को बदलकर भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप सभी खरीद एजेंसियों के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में सीधे ऑनलाइन लाभ हस्तांतरित किया है। इससे पंजाब व हरियाणा के किसानों को बिना किसी देरी और कटौती के उनकी फसलों की बिक्री के लिए एक राष्ट्र एक एमएसपी एक डीबीटी के तहत पहली बार सीधा फायदा प्राप्त होने की खुशी मिल रही है।
18 अप्रैल 2021 तक पंजाब में लगभग 202 करोड़ 69 लाख रुपए और हरियाणा में 1417 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित किए गए हैं। गेहूं फसल की कटाई आरंभ हो चुकी है और ऐसे में विपणन सत्र 2021 और 22 के लिए भी जैसा पहले के वर्षों में होता आया है, एमएसपी पर खरीद जोरों शोरों पर जारी है। आइए आपको इसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट दिखाते हैं। गेहूं की खरीद हाल ही में रबी विपणन सत्र आरएमएस 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा गुजरात जैसे राज्यों में शुरू हुई है, जैसे कि पिछले सत्रों में होती रही है। अब तक 24,037 करोड़ 56 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य पर 121,71,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई है। इस खरीद से 11,59,816 किसान लाभान्वित हुए हैं। वर्तमान खरीद 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से चल रही है। 18 अप्रैल 2021 तक 704,35,000 मीट्रिक टन से अधिक धान क्रय किया जा चुका है। खरीफ विपणन सत्र 2020-21 एवं रबी विपणन सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत 107,08,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है। खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत 18 अप्रैल 2021 तक सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 5,74,125.54 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तुअर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सरसों के बीज और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की गई है। इस खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 3,65,065 किसानों को 3,016 करोड़ 53 लाख रुपए की आय हुई है। इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 18 अप्रैल 2021 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई है। 18 अप्रैल 2021 तक 18,86,498 किसानों से 26,719 करोड़ 51 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य पर कपास की 91,89,311 गांठों की खरीद की जा चुकी है। और आत्मनिर्भर भारत में वक्त एक ब्रेक का है। लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गेहूं की कटाई के बाद बुआई को लेकर क्या सलाह कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से दी जा रही है, आइए आपको दिखाते हैं डॉक्टर JPS डबास के साथ बातचीत के कुछ खास अंश। बहुत ही अच्छी बात यह है कि जहाँ पे धान और गेहूं का फसल चक्र लागू होता है, उन क्षेत्रों में गेहूं और धान के बीच में एक फसल या तो मूंग की ली जा सकती है, या हम हरी खाद के तौर पर ढैंचे की ले सकते हैं, या हम कोई छोटी मोटी सब्जी की ले सकते हैं। और जब सब्जी की बारी आती है तो उसमें पालक एक ऐसी चीज़ है जो एक काट हमें दे सकता है। और इसमें गर्मी के मौसम में पालक में काट नहीं मिलती, बल्कि हमें पूरा ही पालक खोदना पड़ता है। तो या तो हम पालक की खेती कर सकते हैं या हम मूंग की खेती कर सकते हैं,
क्योंकि मूंग भी लगभग 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और मूंग की बुआई अगर हम 20 अप्रैल से पहले कर देते हैं तो मानसून के आने से पहले हम मूंग की कटाई कर लेंगे या उसकी फलियां तोड़ लेंगे। और उसके बाद में अगर फसल को हम खेत में मिला देते हैं तो उससे हमारी जो मृदा है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो जितने भी हमारे किसान भाई जिन्होंने गेहूं की खेती की है या अभी सरसों काटी है या जौ काटा है या चना काटा है, और अगर संभव हो तो उनको 20 अप्रैल से पहले मूंग की बुआई अवश्य कर लेनी चाहिए। मूंग एक दलहनी फसल है। दलहनी फसल होने के कारण इसकी जड़ों में खास किस्म की गांठें होती हैं और इन गांठों में एक खास किस्म के जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन जो होती है उसको नाइट्रेट या अमोनिया में फिक्स कर देते हैं, जिससे कि हमारे पौधे को मिल जाती है और साथ साथ में कुछ नाइट्रोजन की मात्रा भूमि में भी रह जाती है। तो मूंग की खेती से हमें दोहरा फायदा है। एक तो हमें दाल मिल जाएगी, साथ साथ में हमारी मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ जाएगा। लेकिन जब गर्मी के मौसम में हम मूंग की खेती करते हैं तो उसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो सही किस्म का चुनाव। जो किस्म 55 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाए, केवल हमें उसी की बुआई करनी चाहिए। अगर फसल का ड्यूरेशन या अवधि लंबी है तो मानसून के आने से पहले वो कट नहीं पाएगी, और अगर मानसून आ जाएगी तो किसानों को फली नहीं मिलेगी, बल्कि मूंग की वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। उससे हम हरी खाद तो ले सकते हैं लेकिन दाल का उत्पादन नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो पूसा संस्थान ने 3-4 किस्में विकसित की हैं जिनका प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। एक तो एक किस्म है पूसा 9531, यानी कि पूसा 95-71-31 जो वैरायटी है, एक बहुत अच्छी किस्म मूंग की वैरायटी है जो 55 से 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दूसरी वैरायटी है पूसा विशाल। इसका दाना भी मोटा होता है, इसकी उत्पादन क्षमता भी ज़्यादा होती है और इस फसल में विषाणु रोगों के आने की संभावनाएं कम रहती हैं। और तीसरी अभी एक किस्म विकसित की है, उसको कहते हैं पूसा 1431। तो ये 3 ऐसी मूंग की किस्में हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन मूंग की क्योंकि दलहनी फसल है तो इस फसल में जीवाणु खाद का टीके का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और जब जीवाणु खाद के टीके की बात आती है तो उसमें 2 टीके खास होते हैं। एक तो होता है राइजोबियम का टीका, जो कि फसल के नाम से लेंगे। ये राइजोबियम जो मूंग है का टीका है वो आप मूंग फसल के लिए लेंगे। दूसरा आप टीका प्रयोग कर सकते हैं पीएसबी, यानी कि फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, इनके फास्फोरस घुलनशील जीवाणु। और इन 2 टीकों का प्रयोग करने से एक तो किसी खेत की उत्पादन लागत कम, मतलब फसल की उत्पादन लागत कम होगी, साथ साथ में पैदावार ज़्यादा मिलेगी और किसानों को ज़्यादा लाभ होगा। एक जिला एक उत्पाद, इस पर कृषि विज्ञान केंद्र अपनी अहम भूमिका निभा रहा है और इसी से संबंधित हमने बातचीत की है जोधपुर अटारी के निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंह से। क्या उन्होंने कहा है इस बातचीत में, आइए आपको दिखाते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक किसानों की आय डबल करना है और सर इसमें अभी आईसीआर भी लगातार अनेक तरह के प्रयास किया जा रहा है। सर एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, ये जो सर योजना है किसानों को आमदनी बढ़ाने में कितना मददगार साबित हो सकता है? देखिए, अभी आपको पता है कि 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत को उन्होंने एक दिया, एक तरीके से सबके लिए एक उन्होंने लक्ष्य ही दे दिया है। पूरे देश में जितने भी लोग हैं जिस तरीके के काम कर रहे हैं, तो कृषि के लिए उन्होंने उसमें 1 लाख करोड़ जो पैसे का प्रोविज़न किया है, 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने घोषणा किया है। उसमें 1 लाख करोड़ जो है उन्होंने विशेष करके कृषि से संबंधित जो भी अनुसंधान है या विकास है उस पर उन्होंने इस पर बल दिया है। और उसी समय उन्होंने लोकल फॉर वोकल, मतलब जो हमारी जो चीज़ें हैं जो लोकली बन रही हैं, चाहे वो सब्जी से हो, चाहे पेड़ पौधों से हैं या पशु, जैसे दूध है उसका जो घी बन रहा है, जो उसके पाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार से गुणवत्ता लाई जाए। और हमारी सभी फसलें हैं, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे मसाले वाली हो, चाहे दलहनी हो, चाहे तिलहनी हो, चाहे खाद्यान्न फसलें हों, इनको ये बताया गया कि आज हमारे देश में धीरे धीरे 88 से 90% जो जोत है वो साहब जो है स्मॉल और मार्जिनल,
माने 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में सीमित हो गई है। तो यह जो हमारी जोत है, एक खेती इसमें लाभकर नहीं हो रही, तो इस अलाभकर हो रही है। तो लाभकर बनाया जाए, साथ ही साथ जो हमारा ग्लोबलाइजेशन का एरा है, मतलब हमारी जो चीज़ है अपने ही देश में नहीं दूसरे देश में भी इसका एक्सपोर्ट हो, जिसको कहा जा रहा है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, गैप, GAP। इसीलिए देखिए एपिडा बना हुआ है, जो कि पूरी तरीके से उसने मानक बना रखा है कि कितने मानक का धान होगा तो जाएगा दूसरे देशों में, चावल उसका किस प्रकार से होगा। तो इसी को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि जितने प्रदेश है, प्रदेश के जितने जनपद है, 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट, है ना, 1 उत्पाद 1 जिला। तो उस तारतम्य में तमाम ऐसे ज़िले हैं हमको, मतलब जैसा कि हम तो राजस्थान में काम करते हैं, हमारे राजस्थान में 33 ज़िले हैं, सबको लक्ष्य, जैसे जोधपुर को विशेष करके जीरा दिया गया। बाड़मेर में जो है बाजरा पूरे देश में सबसे ज़्यादा होता है, 10 लाख हेक्टेयर बाड़मेर में अकेले बाजरा का क्षेत्रफल है। हमारा जो बीकानेर है, मोठ आप सुने होंगे, मोठ, दाल मोठ जिससे लोग नमकीन बनाते हैं, तो 5-6 ज़िले ही राजस्थान के हैं पूरे देश में जो कि मोठ पैदा करते हैं। आपका तो इसी पर मूंगफली है, जितनी भी चीज़ें हैं, गंगानगर है, वहाँ पर किन्नों की बात हो गई है। हमारा जो झालावाड़ ज़िला है, वहाँ पर संतरा की बात हो गई है। सवाई माधोपुर में जो है अमरूद की बात हो गई है। कोटा जो है वहाँ पर बहुत बढ़िया जो है ये धनिया होती है, इसलिए बात हो गई है। हमारा जैसे टोंक ज़िला है, वहाँ पर सरसों की बात हो गई है। और अलवर ज़िला है, प्याज की बात हो गई है। भरतपुर में भी सरसों की बात। इस प्रकार से जो हमारे 33 ज़िले हैं। और हमारा पाली, जो मैंने दूध की बात की, दूध के उत्पाद वो पाली ज़िला, क्योंकि वहाँ पर अच्छे अच्छे भैंसें लोग रखे हैं, गायें अच्छी रखे हैं, तो उसके जो दूध के उत्पाद होंगे, चाहे वो अच्छी पनीर होगी वो भी जाएगी, जो घी बनेगा और भी जो, तो उसको टिकाऊ भी बनाना है, गुणवत्ता भी बनाना है, और उस ज़िले में उस चीज़ को फिर बहुत अच्छा महत्व भी दिया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र हर जनपद में है, उनको भी जो अभी देखिए क्लस्टर बेस्ड जो हमारा जो है ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, माने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादन संगठन के जो बनाने की बात है, तो अभी जैसे हमारे मतलब जालौर ज़िला है, इसबगोल एक मतलब होती है मेडिसिनल ही मान लीजिए, उसको इसबगोल, तो अभी बात हुई तो नहीं साहब, FPO जो बनेगा इसबगोल पर बनेगा। तो जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, उसमें FPO भी जो उन जिलों में बनेंगे, वो किसान उत्पादन संगठन उनको उन्हीं जो उनके लिए उत्पाद सरकार ने तय किया है, वो भी कोशिश करेंगे कि भाई 400-500 किसान मिल करके संगठन बना के जब उस उत्पाद की पैदा करेंगे, उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखेंगे, तो अपने आप जो बाजार है वो अपने आप आएगा। और आज जानते हैं कि पूरे देश में नाम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 585 हैं। तो ये नहीं है कि हमको कहीं लेके जाना है, हर चीज़ जो है आप बैठे बैठे पूरे देश का आप बाज़ार जान सकते हो, उस अनुसार अपनी चीज़ों को बेच सकते हो। तो इसलिए हमारी खेती कैसे लाभकर बने, आज जो जनसंख्या 135 करोड़ है, उसको खाना भी मिले, और खाना मिलने के साथ साथ उसकी आमदनी में भी इजाफा हो। तो जब तक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो धारणा है उसको हम व्यवहारिक बना करके करेंगे, तभी जा कर के ये सार्थक होगा। इसी मंशा से सरकार पूरे देश के लगभग 750 जिलों में 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट योजना चला रही है। हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ DD किसान पर।
देश के प्रधानमंत्री ने देश के जाने माने जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ कोविड-19 की स्थिति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है और साथ ही साथ ये जानना है कि क्या स्थिति है कोविड-19 को लेकर और टीकाकरण की जो प्रगति है वो किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 मुद्दे और टीकाकरण की प्रगति के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के डॉक्टरों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश के प्रति उनकी अमूल्य सेवा के लिए डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मियों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पिछले साल इसी दौरान हमारे डॉक्टरों की कड़ी मेहनत और देश की रणनीति के कारण हम कोरोना वायरस की लहर को नियंत्रित करने में सक्षम रहे। अब जब देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, सभी डॉक्टर, हमारे सीमावर्ती कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ महामारी का सामना कर रहे हैं और लाखों लोगों का जीवन बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आवश्यक दवाओं की आपूर्ति, इंजेक्शन और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य सरकारों को इनके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने डॉक्टरों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक रोगियों को टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। आत्मनिर्भर भारत में आज के लिए इतना ही। ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी नई नई जानकारियां लेकर हम आपके समक्ष इसी तरह से आते रहेंगे। फिलहाल के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।